चल रही है तो उसमें सम्मिलित होकर के जहानाबाद का और इस्लामपुर का विकास करें। भाइयों, आज हमारे जहानाबाद में राहुल शर्मा जी ने अपना नामांकन का पर्चा भरा है और आप सब लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा तकरीर नहीं करूंगा, चूंकि हमारे यहाँ फर्स्ट फेज में ही चुनाव है और हम लोग भी चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव में उम्मीदवार की व्यस्तता रहती है, लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण बात है जिस पर आपको सोचना है और आपको निर्णय लेना है। आप जानते हैं कि अभी देश के अंदर जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार से लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। और ये सरकार जो हमारे पुरखों ने संविधान का निर्माण किया था और जिसके आधार पर संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, उस संविधान के आधार पर इस देश को नहीं चलाना चाहती है और वो एक नई व्यवस्था लागू करके लोगों को धर्म और मजहब के नाम पर आपस में बांटने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि अभी भारत सरकार का निर्वाचन आयोग जिस तरह से SIR की प्रक्रिया को शुरू करके केंद्र सरकार के संरक्षण में मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम हुआ, ये पूरे तौर पर गरीबों की वोट को काटने की साजिश थी। और इस इलेक्शन कमीशन के इस निर्देश के आलोक में जब इंडिया गठबंधन के तमाम लोग, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर करके दीपांकर भट्टाचार्य जी सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम किया, तो आपने देखा कि किस तरह से इस बिहार के अंदर जो गरीबों के वोट के छीनने की साजिश रची जा रही थी, उसको हम लोगों ने समाप्त करने का काम किया। इसीलिए मित्रों, आज आप सब लोगों को सोचना है कि देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी हुई है जिसे न संविधान पर विश्वास है, जिसे न लोकतंत्र में आस्था है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर RSS जैसी विघटनकारी ताकतों को खड़ा करके देश को चलाना चाहते हैं और अपने आप को राष्ट्रभक्त कह करके दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। आपको पता होगा कि RSS के ये लोग जो हैं, आजादी के बाद 56 वर्षों तक देश का राष्ट्रीय झंडा को अपने मुख्यालय में फहराने का काम नहीं किया था। और ये लोग आज यहाँ के गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी है और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। जो व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं है, जो व्यक्ति को संविधान का सम्मान नहीं है, वो व्यक्ति किस आधार पर अपने आप को राष्ट्रीय हिंदुस्तान का शिवचिंतक होने का बात करता है? आज इस बात को आपको सोचना होगा। दूसरी बात है साथियों कि बिहार में लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार की सरकार रही है और नीतीश कुमार की ये सरकार जो है, इस सरकार ने 20 वर्ष के अंदर न तो बिहार के अंदर बेरोजगारी को दूर करने का काम किया, न बिहार के अंदर पलायन को रोकने का काम किया, न बिहार के अंदर उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई, न बिहार के अंदर भ्रष्टाचार को रोका गया, न बिहार के अंदर अपराध रुका, न
काम भी 20 वर्ष में नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। और माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिहार में कोई ऐसा दल नहीं जिसके साथ उन्होंने गठबंधन करके अपनी कुर्सी को बचाने का काम किया। इसीलिए हम लोगों ने परिवर्तन का नारा दिया है और हमारे नेता तेजस्वी यादव मुद्दों की बात करते हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है ये बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं जब 2020 का चुनाव हो रहा था और तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार में घूम करके इस बात का ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन यही एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने ओपन मन से खुले रूप से कहा था कि ये तेजस्वी बिहार की जनता को, नौजवानों को धोखा दे रहा है, रोजगार देने के लिए पैसा कहां से लाएगा, बाप जो जेल में बंद है वहां से क्या पैसा लेकर के आएगा। लेकिन जब भाजपा के लोगों ने इनको लतियाने का काम किया तो हम समाजवादियों ने, चूंकि हमारी सोच रही है कि अब बिहार की धरती समाजवादियों की धरती है, बिहार की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार की धरती जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की धरती है। इसलिए हम लोगों ने सब तरह के अपमानों को भूल करके इनके साथ जाकर के 17 महीना इनकी सरकार को कंधा देने का काम किया और हमारे नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने मंत्रिपरिषद में एक दिन में फैसला करा करके गांधी मैदान में 3,60,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिलाने का काम किया। और ऐसी सरकार से, जो सरकार खुद कहती थी कि पैसा कहां से आएगा, कहां से हम रोजगार देंगे, उसी सरकार के कदम से हम लोगों ने रोजगार पैदा करने का काम किया। यानी नीतीश कुमार जी के पास न इच्छा शक्ति है न विजन है, और आज जब नौकरी का क्रेडिट लेने का बात हो रहा है तो कहते हैं कि सरकार हमारी है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 20 वर्ष तक नीतीश कुमार जी रहे हुकूमत पे, आपने 20 वर्ष में क्यों नहीं लोगों को सार्वजनिक रूप से विज्ञापन निकाल करके नौजवानों को रोजगार देने का काम किया? आप यदि इसको पहले किए रहते तब माना जा सकता था कि ये नीतीश कुमार का क्रेडिट है। लेकिन जब हम लोग साथ में गए और तेजस्वी जी ने पहल किया तब वही सरकार रोजगार के लिए आज एजेंडा बना रही है। यानी बिहार की राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि हम लोग जो मुद्दा नरेटिव सेट करते हैं उसके पीछे पीछे सरकार चलती है, उसके पीछे पीछे सरकार चलती है। हम लोगों ने कहा था कि बिहार के अंदर हम महिलाओं के सम्मान के लिए हर महीना 2500 रुपया हर महिला के खाता में भेजने का काम करेंगे। उस समय इन लोगों ने कहा कि ये जुमला है, और जब जनता के बीच इस बात ये मैसेज जाने लगा तो अंत में महिलाओं को ठगने के लिए जीविका के नाम पर 10,000 रुपया का लोन ये दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं। और तेजस्वी जी ने कहा है कि हम अनुदान देंगे। अब लोन और अनुदान का मतलब समझिए, जो पैसा 10,000 रुपया दिया जा रहा है कर्ज सहित वसूला जाएगा, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो 1 साल में 30,000 रुपया प्रत्येक महिला के खाता पर जाएगा। ये हमारा संकल्प
घोषणा पत्र में। इसलिए साथियों, हमारे नेता ने ये कहा है कि जब बिहार की जनता हमें मौका देगी तो हम प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमें इस बिहार के अंदर लगभग 57 लाख लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उसकी समस्या के निदान के लिए हम उसका रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमको यदि बिहार में आप मौका दीजिएगा तो बिहार से पलायन को रोकने का काम करेंगे। आज हमारे 3 करोड़ बिहार के भाई बंधु मजदूर के परिवार न्यूनतम मजदूरी के नीचे दर से जाकर के बिहार के बाहर गुजरात, महाराष्ट्र और विभिन्न प्रदेश में जाकर के वो रोजगार ढूंढने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना है, हम पलायन को रोकने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा है कि हम बिहार के अंदर औद्योगिक ढांचों का विस्तार हमारा संकल्प है। बिहार में हम इंडस्ट्री हब बनाएंगे, बिहार को IT हब बनाएंगे। बिहार जो आज पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, आज हम उसको राष्ट्र के विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाएंगे। इसलिए साथियों, एक तरफ एक 33 वर्ष का नौजवान है और एक तरफ 80 वर्ष का थका लाचार व्यक्ति जो न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से सही है, वो बिहार को किस दिशा में ले जाएगा ये खुद नहीं समझ रहे हैं। तो एक नौजवान जिसको लंबी पारी खेलना है बिहार में, 33 वर्ष का नौजवान को जो उसने कहा है उस वचन को पूरा करके उन्होंने दिखाने का काम किया है। और आगे भी तेजस्वी जी ने कहा है कि तेजस्वी का उम्र कच्चा हो सकता है लेकिन तेजस्वी वचन का झूठा नहीं है, जो कहता है वही करता है। इसलिए उन्होंने मान सम्मान, सबका विकास की बात कहा है और सबको साथ लेकर के एक दूसरे को जोड़ने की बात कही है। अंतिम बात में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो दलित थे, पिछड़े थे, कमजोर थे, गरीब थे, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ जो व्यक्ति था, उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्होंने कहा था कि उसको आरक्षण देना होगा। और आरक्षण इसलिए दिया गया कि उसको समाज के मुख्य धारा में बराबरी का हिस्सा मिले। इतना ही नहीं, उच्च जाति के भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी EWS के अंदर 10% आरक्षण देने की बात कही गई। और इस देश के अंदर पहला नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुए जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठाने का काम किया कि देश के अंदर जातीय गणना होना चाहिए। और जब जातीय गणना की बात हुई तो नीतीश कुमार जी लाचार होकर के जब हम लोग सरकार में गए तो बिहार में जातीय गणना कराया और जातीय गणना कराने के बाद जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, 15% जो आरक्षण बढ़ाया गया, उस आरक्षण को एनडीए की सरकार जो है न्यायालय के चक्कर में ले जाकर के आरक्षण को फंसाने का काम किया। हम लोगों ने कहा था कि सही मायने में आप चाहते हो कि हम गरीबों को आरक्षण दें तो आपको संविधान के 9वें अनुसूची में पड़े हुए आरक्षण को लागू करना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत शेड्यूल 9 में जिन विषयों को रखा जाता है
उसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन दिल्ली में इनकी सरकार, बिहार में इनकी सरकार, अब तुम नौजवानों को फैसला लेना है कि कौन तुम्हारा 15% आरक्षण आजमा के खा करके बैठा हुआ है, कौन दलित पिछड़ा का विरोधी है, कौन समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास नहीं चाहता है। इस बात का फैसला आप सब लोगों को लेना होगा। इसलिए साथियों, ये जहानाबाद की धरती जो है, ये ऐतिहासिक धरती है। बगल से मैं इस्लामपुर से आता हूँ और हमारे आदरणीय डॉक्टर जगदीश शर्मा जी का स्नेह और प्यार हमेशा हमको एक अभिभावक के रूप में मिलता रहा है और इन्होंने हमें मार्गदर्शन करने का भी काम किया है और हमेशा हमको भी बहुत सारी राष्ट्रीय राजनीति में जो सही कदम होता है उसको बताने का काम किया है। इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ, इनका शुभचिंतक हूँ। इसलिए मैं अपने कार्यक्रम को, चुनावी कार्यक्रम को छोड़ करके मैं यहाँ पे भाई राहुल शर्मा जी जो नौजवान हैं और जो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जो आपकी बात को सड़क से लेकर के विधानसभा तक पूरे मुस्तैदी और पूरे ईमानदारी और बहादुरी के साथ रख सकते हैं, इनको आप तमाम लोगों को बिना किसी के बहकावे में आकर के और इंडिया महागठबंधन और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाई राहुल शर्मा जी को ललटेन छाप पर मुहर लगा करके विजय बनाने का काम करिएगा। मैं इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों से विदा लेता हूं और यदि आपका इजाजत है तो हम अपने तरफ से भाई राहुल शर्मा जी को इस्लामपुर की महान जनता की तरफ से इनको हम माला देकर के सम्मानित कर रहे हैं। ये भी जीत करके विधानसभा में आए और हम दोनों भाई मिल करके बिहार के अंदर जो बदलाव की लड़ाई चल रही है उसमें सम्मिलित होकर के जहानाबाद और इस्लामपुर का विकास करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राहुल शर्मा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक राकेश रोशन साहब। राहुल शर्मा